हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में डीजी में खुश आमदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जिसे लिखा है टी.एस. एलियट ने। सबसे पहले मुसन्नफ का तारुफ। टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट। वो 1888 में पैदा हुए और 1965 में उनकी वफात हुई। वो एक इंग्लिश अमेरिकन शायर और नकाद थे। वो टी.एस. एलियट के नाम से मशहूर हैं। इंग्लिश लिटरेचर में वो न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 500 मज़ामीन तहरीर किए। 19वीं सदी की तनकीद की दुनिया में वो नए ख्यालात के साथ सामने आते हैं। जॉर्ज वाटसन के मुताबिक एलियट मेड इंग्लिश क्रिटिसिज्म लुक डिफरेंट बट नॉट इन अ सिंपल सेंस। एलियट ने अंग्रेजी तनकीद को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया, लेकिन वो सादा मानों में नहीं। यानी उनकी तनकीद जो है ये मुश्किल है, इसको समझना मुश्किल है। मजमून का तारुफ। 1919 में टी.एस. एलियट की उम्र 30 साल थी। सितंबर का महीना था। वो लंदन के लियोड्स बैंक में क्लर्क के तौर पर काम करते थे। इस दौरान उन्होंने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के नाम से शायर और नकाद के तौर पर अपना मंशूर बयान किया। वो शायर भी थे और क्रिटिक भी थे। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट सबसे पहले द इगोइस्ट के सितंबर और दिसंबर के शुमारे में 1919 में शाया हुआ। द सेक्रेड वुड, एसेज ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म टी.एस. एलियट के मज़ामीन का मजमूआ है। इसमें द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1920 में शाया हुआ। यह मजमून शायरों और उनसे पहले की अदबी रिवायत लिटरेरी ट्रेडिशन के दरमियान ताल्लुक पर जोर देता है। इसमें तनकीद के वो तमाम तर असूल मौजूद हैं जिनके मुताबिक एलियट ने क्रिटिसिज्म की। तनकीद के हवाले से जो बीज उन्होंने इस मजमून में बोया, उनके आइंदा मज़ामीन में इसका फल देखा जा सकता है। ये मजमून उनके तनकीदी अकीदे यानी क्रिटिकल क्रीड जो है उसका ऐलान है। इन्हीं असूलों की बुनियाद पर एलियट ने अदबी तनकीद की। टी.एस. एलियट का मजमून ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट मेटाफिजिकल नोयत का हामिल है। ये मजमून बुनियादी तौर पर रोमांटिसिज्म के तनकीदी ख्यालात पर हमला है, खास तौर पर इस ख्याल पर कि नज़म शायर की शख्सियत का इजहार है। A poem is an expression of the personality of the poet. तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस मजमून की डिवीजन जो है वो कैसे हुई है। The tradition and the इंडिविजुअल टैलेंट, ये मजमून 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में एलियट रिवायत से मुतालिक अपना तस्वुर बयान करते हैं कि रिवायत है क्या। दूसरे हिस्सों में उन्होंने थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री को डेवलप किया है। तीसरे हिस्से में वो ये कहकर अपनी बात का एहतमाम करते हैं कि शायरों में सेंस ऑफ ट्रेडिशन यानी रिवायत का एहसास और शायरी की गैर शख्सियत यानी इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री एक दूसरे की तकमील हैं। तो अभी मजमून के पहले हिस्से की हम बात करेंगे, एलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। एलियट के यहाँ शायरों के लिए रिवायत यानी लिटरेरी ट्रेडिशन जो है ये 3 हवालों से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। नंबर 1 है, रिवायत विरासत में नहीं मिलती, इसके हसूल में सख्त मेहनत और काबिलियत दरकार है। नंबर 2, रिवायत में यानी जो लिटरेरी ट्रेडिशन है इसमें वो तारीखी एहसास यानी हिस्टोरिकल सेंस शामिल होती है जिसमें ना सिर्फ माजी के माजी बल्कि माजी की मौजूदगी का भी एहसास होता है। और तीसरे नंबर पर हिस्टोरिकल सेंस यानी तारीखी एहसास जो है शायर को इस काबिल बना देता है कि वो ना सिर्फ अपने दौर के लोगों को जहन में रखकर शायरी करता है बल्कि होमर से लेकर अपने मुल्क के अदब तक
जितना भी अदब है वो सारे का सारा अदब जो है मुसलसल एक अदबी रिवायत को तश्कील देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेडिशनल एलिमेंट्स। एलियट इस बात के साथ अपने मजमून का आगाज करते हैं कि आम तौर पर अंग्रेजों के यहाँ यानी इंग्लिश लोग जो हैं उनके यहाँ लफ्ज ट्रेडिशन यानी रिवायत जो है इसको मुलामत का लफ्ज समझा जाता है, सेंसर का लफ्ज समझा जाता है। ये लफ्ज अंग्रेजी कानों के लिए नागवार है, अनप्लेजेंट है। अंग्रेज लोग जब किसी शायर की तारीफ करते हैं तो वो इसके काम के यानी शायर के काम जो हैं, जो पोएट्री के काम हैं, उन पहलुओं के लिए उसकी तारीफ करते हैं जो दूसरों किसी दूसरे के साथ मुमासलत नहीं रखते। यानी शायरी जो शायर करते हैं, अंग्रेजों का तवज्जो का मरकज वो चीज होती है जो मुनफरिद होती है। अंग्रेजों के यहाँ ये अनासर किसी शायर की आला काबिलियत की अक्कासी करते हैं। यानी अंग्रेजों के यहाँ शायरी में जो चीज मुनफरिद होती है उसको तरजीह दी जाती है। अंग्रेजों का किसी शायर की इनफरादियत यानी उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसका मुनफरिद होना है, उस पर जोर देना, ये जाहिर करता है कि अंग्रेजों का जहन गैर तनकीदी है, क्रिटिकल नहीं है। वो गलत बात पर शायर की तारीफ करते हैं, ये एलियट का कहना है। अगर वो गैर जानिबदारी के साथ यानी ऑब्जेक्टिवली शायरी का तनकीदी जायजा लें तो उन्हें अंदाजा होगा कि शायर की शायरी का सबसे बेहतरीन और इनफरादी हिस्सा वो होता है जो माजी के अदीबों का ज्यादा से ज्यादा असर जाहिर करता है। एलियट के अपने अल्फाज में, अगर हम इस किस्म के तासुब से पाक होकर किसी शायर का जायजा लें तो हमें पता चलेगा कि किसी शायर की शायरी का बेहतरीन हिस्सा बल्कि ज्यादा इनफरादी हिस्सा वो हो सकता है जिसमें शायरी के हवाले से शायर के आबाव अजदाद यानी पोएट्री में जो शायर के आबाव अजदाद हैं अपनी लाफानियत पर जोर देते हैं। द वेज इन विच लिटरेरी ट्रेडिशन कैन बी एक्वायर्ड। रिवायत से मुराद ये हरगिज नहीं कि अदीबों की पिछली नस्लों की अंधाधुंध पैरवी की जाए, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है। शायरी में इस तरह की पैरवी गुलामाना नकल कहलाती है, स्लेविश इमिटेशन कहलाती है। यानी अगर हम माजी के शायरों की अंधाधुंध पैरवी करें तो एलियट उसे स्लेविश इमिटेशन कहते हैं। इस तरह की शायरी सिर्फ पुरानी शायरी की नकल होती है और नकल जो है वो आर्ट नहीं होती है। इसलिए नॉवेल्टी इज बेटर देन रेपिटेशन। नकल करने की बजाय मुनफरिद होना ये बेहतर है। अगर कोई शायर अपनी शायरी में माजी के शायरों की नकल करता है तो उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, यानी उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए बल्कि कंडेम करना चाहिए। एलियट शायरी में इस किस्म की रवायत की हौसला शिकनी करते हैं। एलियट के नज़दीक रवायत की अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। ट्रेडिशन जो है वो सिर्फ अंधाधुंध पैरवी नहीं है बल्कि इससे बढ़कर है। इसका मतलब यह है कि रिवायत से मुराद माजी के शायरों की अंधाधुंध नकल नहीं, हकीकी मानों में रिवायत वरासत में नहीं मिलती, इसे सिर्फ मेहनत से हासिल किया जाता है। रिवायत को मेहनत से हासिल करने से मुराद है माजी के अदीबों का इल्म होना। इस इल्म के हसूल में मेहनत लगती है। माजी के अदीबों ने जो कुछ लिखा होता है उसमें कमजोरियां भी पाई जाती हैं। लिहाजा रिवायत के हसूल के लिए माजी के अदब को छलनी के साथ छानने में मेहनत करनी पड़ती है और छलनी के इस अमल में जो कुछ हासिल होता है वो शायरों के लिए अच्छा होता है और मुफीद होता है। रिवायत सिर्फ उसे मिलती है, उसे हासिल होती है जिसमें हिस्टोरिकल सेंस होती है, यानी जिसमें तारीखी शौर पाया जाता है, तारीखी एहसास पाया जाता है। जिस शायर में तारीखी शौर यानी हिस्टोरिकल सेंस मौजूद होती है उसे महसूस होता है कि यूरोप का सारा अदब यानी होमर से लेकर, होमर जो है 12वीं से 8वीं सदी कब्ल मसीह में यूनान का शायर था।
तो जो जिस शायर में तारीखी शऊर पाया जाता है उसे महसूस होता है कि यूरोप का सारा अदब होमर से लेकर शायर के अपने ज़माने तक जितना भी अदब है बशमूल उसके अपने मुल्क के अदब के तसलसल के साथ अदबी रवायत को तश्कील देता है। एलियट समझते हैं कि माजी हाल में मौजूद रहता है और कि माजी और हाल से साइमल्टेनियस ऑर्डर तश्कील पाता है। साइमल्टेनियस ऑर्डर जो है इसका मतलब है हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस। हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है माजी और हाल का आपस में यकजान होना और साथ ही इसका मतलब असरे हाजिर का शऊर होना भी है। यानी हिस्टोरिकल टाइमलेस जो है इसका मतलब है कि माजी और हाल ये आपस में एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। और साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि दौरे हाजरा में माजी का शऊर होना जो है कि जिस तरह से उसकी अहमियत अदब की अहमियत माजी में थी आज भी वो अहमियत बरकरार है। हिस्टोरिकल सेंस शायर को रवायती बना देती है। जिस शायर में रिवायत का एहसास मौजूद होता है यानी हिस्टोरिकल सेंस होती है वो ना सिर्फ असरे हाजिर की अपनी मकामी नस्ल यानी जो शायर के अपने ज़माने के लोग होते हैं बल्कि माजी के अदीबों के साथ अपने ताल्लुक से पूरी तरह बाखबर होता है। यानी शायर का अपने लोगों के साथ भी ताल्लुक है दौरे हाजरा में और जो माजी के अदीब हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुक को जानता है। बात को इख्तिसार देते हुए हम कह सकते हैं कि रिवायत का मफहूम है माजी से लेकर हाल तक अदबी तसलसल का एहसास होना कि जो कुछ माजी में अदब था वो आज भी तसलसल के साथ जारी है। नंबर 2 है तनकीदी फैसला कि माजी के वो कौन से अदीब हैं जो आज भी उतने ही अहम हैं जितने कि वो माजी में थे। और नंबर 3 है माजी के अहम अदीबों का मेहनत से हासिल करदा इल्म यानी जो मौजूदा शायर हैं, नए शायर हैं, यंग पोइट्स हैं, उनको मेहनत लगती है माजी के जो अहम अदीब हैं उनका इल्म हासिल करने में। और रिवायत गुज़श्ता ज़मानों की हिकमत और तजर्बे की नुमाइंदगी करती है। इसलिए अजीम और आला मकासद के हसूल के लिए रिवायत का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। डायनामिक कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड इट्स वैल्यू। रिवायत की अहमियत पर जोर देते हुए एलियट निशानदही करते हैं कि अदबी रिवायत से अलहदा रहकर किसी शायर की कोई कदर व अहमियत नहीं रहती। यानी शायर तब अजीम गिना जाता है, तब उसकी कदर की जाती है जब वो अदबी रिवायत के साथ जुड़ा होता है। किसी शायर या फनकार के किसी काम को जांचने के लिए, यहां पर हम शायर की बात करें कि शायर की शायरी को जांचने के लिए हमें उसके काम को माजी के शायरों और फनकारों से मुआजना करना चाहिए। किसी नए शायर और उसके किसी काम की हकीकी कदरों अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए इस किस्म का मुआजना करना बहुत जरूरी है। यानी जो माजी की शायरी है और जो दौरे हाजरा की शायरी है इनमें मुआजना करना बहुत जरूरी है। रिवायत से मुतालिक एलियट का नजरिया जो है वो डायनामिक है, हरकी है। एलियट के मुताबिक रिवायत से मुराद कोई सख्त और जामद चीज नहीं है, यानी जो स्टैटिक होती है। रिवायत मुसलसल बदलती रहती है, इसकी नशोनुमा का अमल जो है ये कभी नहीं रुकता है। दौरे हाजरा के शायरों को माजी से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, उन्हें अदबी रिवायत के मुताबिक चलना चाहिए। ताहम जिस तरह माजी हाल पर असरअंदाज होता है इसी तरह से हाल माजी को बदलता और तब्दील करता है। यानी ये एक रेसिप्रोकल अमल है। माजी हाल पर असरअंदाज होता है और हाल जो है माजी पर असरअंदाज होता है। जब फन का कोई नया काम तख्लीक पाता है, यानी जब कोई नई शायरी तख्लीक पाती है, अगर वो वाकई नया और असली हो तो पूरी अदबी किसी हद तक रिवायत बदल जाती है। यानी अदबी रिवायत जो है
وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماضی اور حال کے مابین تعلق یک طرفہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ ماضی حال کو تشکیل دیتا ہے اور حال ماضی کو۔ ورجل، دانتے اور شیکسپیئر عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے ایک عظیم ادبی روایت قائم کی ہے۔ اس قسم کی ادبی روایت سے مستقبل کی شاعری تشکیل پاتی ہے۔ The function of tradition، ٹریڈیشن کا فنکشن کیا ہے؟ دور حاضرہ کے شاعر کی شاعری، اس کا ماضی کی شاعری سے موازنہ کیا جاتا ہے، یعنی جو ماضی کی شاعری ہے اور جو جدید دور کے شاعر کی شاعری ہے، ان کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، اور اس موازنے کی بنیاد پر موجودہ شاعری کو پرکھا جاتا ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ماضی میں شاعری کا جو معیار تھا، کیا موجودہ شاعری اس معیار پر پوری اترتی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس فیصلے کا مطلب اچھی یا بری شاعری کا تعین کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ فیصلہ سنانا ہے کہ موجودہ شاعری ماضی کی شاعری سے بہتر ہے یا بدتر ہے۔ موجودہ زمانے کے شاعر کو ماضی کے اصولوں اور معیارات سے نہیں جانچا جا سکتا، یعنی جو شاعری کے معیار ماضی میں تھے، جو اصول ماضی میں تھے، موجودہ زمانے کی شاعر کو ان اصولوں کے مطابق ہم نہیں جانچ سکتے ہیں۔ ماضی اور حال کی شاعری میں موازنہ کرنے کا مقصد نئی شاعری سے متعلق حقائق جاننا ہوتا ہے۔ یہ موازنہ تجزیہ کرنے اور نئی شاعری کو بہتر طور پر سمجھنے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ یہ موازنہ یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ ماضی حال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور حال ماضی پر روشنی ڈالتا ہے۔ صرف اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منفرد اور نیا کیا ہے، یعنی موجودہ شاعری میں، کہ اس میں what is individual and what is new in the present poetry۔ صرف اور صرف موازنہ کرنے سے ہم شاعری میں انفرادی عناصر، یعنی جو انڈیویجول ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کو روایت سے الگ کر سکتے ہیں۔ سینس آف ٹریڈیشن، اٹس ریئل مین، سینس آف ٹریڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایلیٹ وضاحت کرتے ہیں کہ سینس آف ٹریڈیشن سے ان کی کیا مراد ہے۔ روایت کے احساس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاعر ماضی کو مجموعی طور پر جاننے کی کوشش کرے۔ مجموعی طور پر یعنی ایز اے ہول ایسا کرنا ناممکن ہے اور ناپسندیدہ بھی۔ ماضی کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے اور صرف اہم چیزوں کو ہی لینا چاہیے۔ سینس آف ٹریڈیشن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شاعر ماضی کے صرف چند اپنے پسندیدہ شعراء کا علم حاصل کرے۔ ایسا کرنا امیچورٹی اور نا تجربہ کاری کی علامت ہے، اور نہ ہی کسی شاعر کو اس بات پر اکتفا کرنا چاہیے کہ وہ صرف کسی خاص دور کے اپنے پسندیدہ شعراء کا علم حاصل کرے، کہ جو ایک خاص وقت میں تھے، ایک خاص ایج میں تھے۔ ایسا کرنا شاعر کے لیے خوشگوار ہو سکتا ہے، تاہم اس سے سینس آف ٹریڈیشن جو ہے وہ تشکیل نہیں پاتی ہے۔ حقیقی معنوں میں سینس آف ٹریڈیشن کا مطلب ہے کانشنسنس۔ کس چیز کی کانشنسنس؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت کو جاننے کے لیے شاعر کو تنقیدی طور پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ بنیادی رجحانات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ شاعر کو چاہیے کہ وہ بنیادی رجحانات تک محدود رہے، جو بنیادی چیز ہے ان تک محدود رہے، انکلینیشنز جو ہیں، ٹینڈنسیز جو ہیں، اور جو معمولی واقعات اور غیر ضروری موضوعات ہوتے ہیں ان سے دور رہے۔ شاعر کو کافی زیادہ تنقیدی ہونا چاہیے، اسے علم ہونا چاہیے کہ اہم ادبی رجحانات کا تعین صرف عظیم شاعر نہیں کرتے، معمولی شاعر بھی اہم ہوتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ورکس آف آرٹ اینڈ دیئر پرماننس، شاعر کو معلوم ہونا چاہیے کہ فن کبھی بہتر نہیں ہوتا، آرٹ نیور امپرووز، یعنی اس میں بہتری نہیں آتی ہے، تاہم اس کا مواد کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا ہے، یعنی اس کا میٹر جو ہے، میٹیریل جو ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔
यूरोपीय ज़हन बदल सकता है, लेकिन इस तब्दीली का मतलब ये नहीं है कि होमर और शेक्सपियर जैसे अजीम शायर अब पुराने हो चुके हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं। इस तनाजुर में कहा गया है कि आर्ट नेवर इम्प्रूव्स। अजीम शायरी जो है या अजीम फन पारे जो हैं फनकारों के, कभी भी अपनी अहमियत नहीं खोते, क्योंकि मयार के इतबार से फन में तब्दीली नहीं आती। फन या शायरी को बेहतर किया जा सकता है, इसको संवारा जा सकता है, लेकिन फनकार के नुक्ता नजर से यह बेहतरी नहीं है। मिसाल के तौर पर यह कहना दुरुस्त नहीं कि शेक्सपियर का फन एलियट के फन से बेहतर और आला है। उनके फन पारे यानी उनकी शायरी जो है नोयत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जिस मवाद यानी मटेरियल पर उन्होंने काम किया वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ था। अवेयरनेस ऑफ द पास्ट, द पोएट्स ड्यूटी टू एक्वायर इट। एलियट को मालूम था कि रिवायत से मुतालिक उसके नजरिए पर तनकीद की जाएगी। वो इस बात से बखूबी आगाह थे। उन्हें मालूम था कि रिवायत के हसूल के लिए एलियट जिस इल्म की बात करते हैं उसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि माजी में बहुत सारे ऐसे अजीम शायर रहे हैं जो आलम फाजिल नहीं थे। ज्यादा इल्म सेंसिबिलिटी को मार देता है। एलियट के मुताबिक इल्म से मुराद सिर्फ किताबी इल्म नहीं है। इल्म हासिल करने की सलाहियत हर शख्स में मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग आसानी के साथ इल्म हासिल कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को इल्म के हसूल के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। प्लूटार्क पहली दूसरी सदी का यूनानी फलसफी था। कुछ लोग ब्रिटिश म्यूजियम से रोम की तारीख सीख सकते हैं। शेक्सपियर उनकी निस्बत प्लूटार्क से रोम की तारीख ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता था। हर शायर का फर्ज है कि वो अपनी काबिलियत के मुताबिक माजी का इल्म हासिल करे। अपने कैरियर के दौरान शायर को ये इल्म हासिल करते रहना चाहिए। रिवायत की ऐसी आगाही शायराना तख्लीक को तेज कर देती है। द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का दूसरा हिस्सा है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री, एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। शायर को चाहिए कि वो मुसलसल अपने आप को किसी ऐसी चीज के हवाले करे जो शायर की अपनी जात से ज्यादा कीमती होती है। एलियट इस चीज को अदबी रवायत का नाम देते हैं। शायर को अपनी शायराना हसासियत यानी जो पोएटिक सेंसिबिलिटी होती है शायर में, माजी के मुताबिक ढालने और तब्दील करने पर अमाता होना चाहिए। अपने पूरे कैरियर के दौरान शायर को सेंस ऑफ ट्रेडिशन हासिल करते रहना चाहिए। शुरू में शायर की अपनी जात, उसकी इनफरादियत, उसकी सेंस ऑफ ट्रेडिशन पर हावी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे शायर की शायराना ताकतें पुख्ता होती हैं, यानी शायर मैच्योर होता है, शायर की अपनी शख्सियत, उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो मादूम होना शुरू हो जाती है। शायर को जितना हो सके गैर जानिबदार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शायर के जज्बात और एहसासात डीपर्सनलाइज्ड होना चाहिए। शायर के जज्बात और एहसासात जाती नोयत के नहीं होने चाहिए। शायर को एक साइंसदान की तरह गैर शख्सी, इम्पर्सनल और गैर जानबदार ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शायर की शख्सियत अहम नहीं होती, यानी शायर की जो अपनी शख्सियत है वो अहम नहीं है। अहम बात उसकी सेंस ऑफ ट्रेडिशन होती है। अच्छी शायरी अब तक लिखी गई शायरी का जिंदा मजमुआ होती है, यानी अच्छी शायरी वो है जो माजी की शायरी को जिंदा रखती है, माजी के तसलसल को कायम रखती है। शायर को अपनी जाती खुशियों और गमों को भूल जाना चाहिए। शायर को रिवायत का शऊर, रिवायत का एहसास यानी सेंस ऑफ ट्रेडिशन जो है वो हासिल करनी चाहिए और इसे अपनी शायरी में बयान करना चाहिए। इस तरह से शायर की शख्सियत महज एक जरिया होती है, एक मीडियम होती है। शायर में शायर की हैसियत कैटालिटिक एजेंट
या उस बर्तन से ज्यादा कुछ नहीं जिसमें कीमियाई अमल वकूअ पज़ीर होता है। कैटालिसिस केमिस्ट्री की इस्तिलाह है, कीमियाई अमल को तेज करने का अमल है। रिसेप्टिकल कीमियाई अमल का बर्तन होता है, जार होता है, या कोई ऐसा और ज़रूफ हो सकते हैं जिनमें मुख्तलिफ केमिकल्स को डालकर कीमियाई अमल किए जाते हैं। एलियट के बकौल दयानतदारी के साथ की गई तनकीद और एहसास और हसास तारीफ, सेंसिटिव जो तारीफ होती है, शायर पर नहीं बल्कि शायरी पर होती है। यानी अगर हम दयानतदारी के साथ शायरी पर तनकीद करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं तो ये तनकीद या तारीफ शायर की नहीं होती है बल्कि उसकी शायरी की होती है। द पोएटिक प्रोसेस, द एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट। शायरी से मुताल्लिक एलियट का नजरिया है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री। मजमून के दूसरे हिस्से में एलियट अपने इस नजरिए को बयान करते हैं। वो शायर के जहन का कैटलिस्ट और शायरी की तख्लीक का कीमियाई अमल से मुआजना करते हैं। जिस तरह से कीमियाई अमल कैटलिस्ट की मौजूदगी में वकूअ पज़ीर होता है, इसी तरह से शायर का जहन कैटालिटिक एजेंट है जो मुख्तलिफ जज्बात को मिलाकर नई चीज पैदा करता है। फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा जार है या एक ऐसा सिलेंडर है या एक ऐसा बर्तन है, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को डाला गया है। जब प्लाटिनम का एक छोटा सा टुकड़ा जार के अंदर डाला जाता है तो इन दोनों के कीमियाई मिलाप से सल्फरस एसिड बनता है, गंधक का तेजाब बनता है। इस अमल में प्लाटिनम का टुकड़ा अमल अंगेज के तौर पर काम करता है, लेकिन प्लाटिनम वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। प्लाटिनम गैर जानबदार है, ऑब्जेक्टिव है, कीमियाई अमल का इस पर कोई असर नहीं होता है। शायर का जहन कैटालिटिक एजेंट की तरह है। शायर का जहन अमल अंगेज कैटालिटिक एजेंट की मानंद है। जज्बात यानी इमोशंस और तजर्बात एक्सपीरियंसेस, इनका नया मिलाप बहुत जरूरी होता है। यानी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को मिला देना, यकजान कर देना कॉम्बिनेशंस कहलाता है और ये अमल बहुत जरूरी है। लेकिन शायरी में जज्बात यानी इमोशंस जो हैं और जो तजर्बात होते हैं, इनके नए मिलाप के दौरान शायर के जहन में कोई तब्दीली रूनमा नहीं होती है। तो शायर का जहन जो है ये बिल्कुल प्लाटिनम की तरह होता है। इसलिए ये कैटालिटिक एजेंट की मानद अपनी असली हालत नहीं खोता है। यानी यहां पर एलियट ने शायर के जहन को कैटालिटिक एजेंट यानी प्लाटिनम के टुकड़े के साथ तशबीह दी है। शायर का जहन मुसलसल जज्बात और तजर्बात को नए मुरक्कबात यानी नए कॉम्बिनेशंस में ढालता रहता है। तहम शायरी के नए मजमूओं में शायर के जहन का एक निशान तक जिंदा नहीं रहता है, बिल्कुल ये प्लाटिनम की तरह ऑब्जेक्टिव रहता है, इंटैक्ट रहता है। ये अमल बिल्कुल उसी तरह से अंजाम पाता है जिस तरह ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्लाटिनम के कीमियाई मिलाप से गंधक का तेजाब बनता है, लेकिन इसमें प्लाटिनम का निशान तक नहीं रहता है। हो सकता है कि एक नौजवान और इम्मेच्योर शायर की शायरी में उसके जहन, उसके जज्बात और तजर्बात के आसार मौजूद हों। एलियट के मुताबिक एक कामल, बालग और मैच्योर शायर वो होता है जो अपनी शायरी में अपनी शख्सियत का इजहार नहीं करता। एक बालग शायर की शायरी उसकी शख्सियत का आईना नहीं होती, बल्कि शायरी के अमल में उसकी शख्सियत एक अमल अंगेज की हैसियत रखती है, कैटालिटिक एजेंट की मानद होती है। इमोशंस एंड फीलिंग्स। एलियट के मुताबिक शायरी की तख्लीक के अमल में दो किस्म के तजर्बात कारफरमा होते हैं, और वो तजर्बात क्या हैं? वो हैं जज्बात यानी इमोशंस और एहसासात यानी फीलिंग्स। शायरी या तो सिर्फ जज्बात पर मुश्तमिल होती है या फिर
एहसासात पर मुश्तमिल होती है, और इसके साथ साथ शायरी जो है जज्बात और एहसासात दोनों पर मुश्तमिल हो सकती है। यहां पर टी.एस. एलियट ने जज्बात यानी इमोशंस और एहसासात यानी फीलिंग्स में फर्क बयान किया है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये फर्क है क्या। ए.जी. जॉर्ज का कहना है कि टी.एस. एलियट की तहरीरों में ये फर्क कहीं भी मौजूद नहीं, और ना ही उन्होंने जज्बात यानी इमोशंस और एहसासात फीलिंग्स इन दोनों लफ्जों के मानों में फर्क बयान किया है। इसलिए इस किस्म के फर्क को नजरअंदाज करना चाहिए। इमोशंस और एहसासात यानी इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं, इनको नजरअंदाज कर दिया जाए तो शायरी से मुतालिक एलियट की इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोएट्री एज ऑर्गेनाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ द पोएटिक प्रोसेस। इसके बाद एलियट शायर के जहन का मुवाजना एक ऐसे बर्तन रिसेप्टिकल से करते हैं जिसके अंदर बेशुमार इमोशंस और फीलिंग्स महफूज होती हैं, जो वहां गैर मुनज़्ज़म और बेतरतीब पड़े रहते हैं। ताहम ये मुत्तहिद होकर जब इनको कंबाइन किया जाता है, ये मुत्तहिद होकर एक नया मुरक्कब, न्यू कंपाउंड दैट इज इक्वल टू न्यू पोएट्री, उसको तश्कील देते हैं। लिहाजा शायरी जो है ये इल्हाम नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि शायरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है। जज्बात की अजमत और शिद्दत किसी नज्म के अहम अज्जा होते हैं, अहम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ताहम किसी नज्म की अजमत यानी उसकी ग्रेटनेस जो है, उसका इन्हिसार जज्बात की अजमत और शिद्दत पर नहीं होता। किसी नज्म की अजमत का दारोमदार शायरी की तख्लीक के अमल की शिद्दत पर होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन। जिस तरह प्रेशर के तहत कोई कीमियाई अमल, केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर होता है, इसी तरह से जज्बात के मिलाप यानी फ्यूजन जो है, इसके लिए शिद्दत की जरूरत होती है, इंटेंसिटी की जरूरत होती है। शायर का अमल जिस कदर शदीद होता है, नज्म भी उतनी ही अजीम होती है। शायर के फनी जज्बात, आर्टिस्टिक इमोशन जो है, और शख्सी जज्बात यानी पर्सनल इमोशंस जो हैं, इनमें हमेशा फर्क मौजूद होता है। जॉन कीट्स की मशहूर ओड है ओड टू नाइटिंगेल। इसमें ऐसे जज्बात की भरमार है जिनका नाइटिंगेल से कोई ताल्लुक नहीं। फन और कैफियत, आर्ट और इवेंट जो है, इसमें खत्मी फर्क पाया जाता है। एक अच्छे शायर की कोई शख्सियत नहीं होती, यानी इम्पर्सनल होता है। वो सिर्फ एक जरिया होता है, एक मीडियम होता है, जिसकी बदौलत तासुरात, इंप्रेशंस और तजर्बात यानी एक्सपीरियंसेस जो हैं, अजीब और गैर मुतवक्को तरीकों से मिलाप करते हैं, मुत्हिद होते हैं, यकजान होते हैं। किसी शायर के तासुरात यानी इंप्रेशंस जो हैं और जो शायर के एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी अपनी ज़ात के लिए अहम हो सकते हैं, उसकी शायरी में इनका मौजूद होना जरूरी नहीं है। और जो उसकी शायरी में अहम होते हैं, उसकी ज़ात के लिए उनका अहम होना जरूरी नहीं होता है। इसलिए एलियट रोमांटिक सब्जेक्टिविज्म को मुस्तरद करते हैं। आर्टिस्टिक इमोशन, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। शायर के अंदर जिन जज्बात की एलियट बात करते हैं, वो शायर के शख्सी जज्बात से फर्क हैं। शायर के शख्सी या जाती जज्बात सादा या खाम, क्रूड हो सकते हैं, लेकिन उसकी शायरी के जज्बात कॉम्प्लेक्स और रिफाइंड हो सकते हैं। ये गलत तस्वर है कि शायर को शायरी के अंदर नए जज्बात का इजहार करना चाहिए। नए जज्बात को तलाश करना शायर का काम नहीं। शायर अपनी शायरी में सिर्फ आम जज्बात ला सकता है, लेकिन उसे चाहिए कि ऐसे जज्बात को नए जाविये से बयान करे और उन्हें नए मानी अता करे। ये जरूरी नहीं कि ऐसे जज्बात उसके अपने पर्सनल इमोशंस हों।
खता के वो जज्बात जिनका उसने जाती तौर पर कभी तजर्बा नहीं किया, वो शायरी का मकसद पूरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे जज्बात जो किताबों का मुतालिया करने का नतीजा होते हैं, शायर उन्हें अपनी शायरी में इस्तेमाल कर सकता है। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ पोएट्री पेश की। उन्होंने कहा, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इस नजरियत की बुनियाद ऐसे जज्बात हैं जिन्हें आराम के साथ जमा किया जाता है। एलियट वर्ड्सवर्थ के इस नजरिए को मुस्तरद करते हैं। एलियट के मुताबिक शायरी की तख्लीक के अमल में इमोशन, रिकलेक्शन और ट्रैंक्विलिटी की कोई जरूरत नहीं। शायरी की तख्लीक के अमल में सिर्फ मुतअद्दिद तजर्बात पर कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। इस कॉन्सेंट्रेशन के नतीजे में नई शायरी पैदा होती है। कॉन्सेंट्रेशन का ये अमल ना तो शाउरी है यानी कॉन्शियस है और ना ही इरादी यानी डिलिबरेट है, बल्कि ये तो पैसिव अमल है। इसमें कोई शक नहीं कि शायरी की तख्लीक के अमल में कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो शौरी यानी कॉन्शियस और डिलिबरेट होते हैं। एक अच्छे और बुरे शायर में फर्क यह है कि एक बुरे शायर को जहां अनकॉन्शियस होना चाहिए वो कॉन्शियस रहता है, और जहां कॉन्शियस होने की जरूरत होती है वो अनकॉन्शियस होता है। ये शौर यानी कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस की बुरी किस्म है। ये नज्म को शख्सी बना देती है, पर्सनल बना देती है, जबकि मैच्योर शायरी तकाजा करती है कि इसे इम्पर्सनल होना चाहिए। ताहम एलियट ने यह नहीं बताते कि शायर को किस वक्त कॉन्शियस होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। एलियट ने शायरी की तख्लीक के अमल में कॉन्शियसनेस के हवाले से वक्त का तयन नहीं किया, इसलिए कॉन्शियसनेस के हवाले से उनकी दलील जो है वाज़े नहीं। पोएट्री एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी एंड पर्सनल इमोशंस। अभी हम बात करेंगे ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट जो है, इसको टी.एस. एलियट कंक्लूड कैसे करते हैं। एलियट ने अपने मजमून ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में जो हिदायत जारी की हैं, उनका मकसद उन शायरों की रहनुमाई करना है जो शायर बनना चाहते हैं या नए शायर हैं। उनका मकसद पोएट्री क्रिटिक को हिदायत देना भी है। एलियट पहले दो अबवाब का खुलासा यूं बयान करते हैं। उनके मजमून का पहला हिस्सा जो है उसको वो यूं कंक्लूड करते हैं, अगर कोई शायरी पढ़ने वाला शायर में नहीं बल्कि नज़्म में दिलचस्पी लेता है तो वो शायरी के मयार की बेहतर जांच कर सकता है। वो शायरी पढ़ने वालों को याद दिलाते हैं, अगरचे बहुत सारे लोग शायरी की हौसला अफजाई करने का दावा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दर हकीकत सिग्निफिकेंट इमोशन को पहचान सकते हैं। ये इमोशन नज़्म में पाया जाता है, शायर में नहीं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का दूसरा हिस्सा जो है, इसको टी.एस. एलियट यूं कंक्लूड करते हैं कि शायरी पढ़ने वालों को, जो लोग शायरी पढ़ते हैं, एलियट उनको याद दिलाते हैं कि नज़्मों के अंदर जज्बात को शख्सी नहीं होना चाहिए, यानी पर्सनल नहीं होना चाहिए, बल्कि इम्पर्सनल होना चाहिए। इम्पर्सनल पोएम्स लिखने के लिए शायर को चाहिए कि अपने काम के लिए अपने आप की कुर्बानी दे, यानी कि शायर इम्पर्सनल हो। यह मुश्किल काम है, इसमें मेहनत लगती है। रिवायती शायर जानते हैं कि माजी के मौजूदा लम्हात, प्रेजेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट में बेदार रहकर शायरी करनी चाहिए। इस तरह वो अपनी शायरी के जरिए माजी के मुर्दा शायरों को जिंदा रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स की जगह पर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।